हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज आप लोगों का जो FST पेपर हुआ है बच्चों, उसका कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन हम लोग देने जा रहे हैं। उम्मीद है पेपर आपका बहुत बढ़िया हुआ होगा और अब बदले हुए प्रारूप में हम लोगों ने पेपर देना शुरू किया है। कोई पेपर बहुत मतलब आपका डिफ़िकल्ट लेवल पे भी आ जाएगा, कोई पेपर आपका थोड़ा सा इजी लेवल पर भी होगा, पेपर में वेरिएशन भी मिलेगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसा आपको मालूम है हम लोग जिस मिशन पर हैं, अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, और ये अधिकार आपको दिला के रहना है। बच्चों एक क्वेश्चन है, वाटर फॉल फ्रॉम द हाइट कितनी है 60 मीटर एट द रेट ऑफ 10 किलोग्राम पर सेकेंड, यानी कि मास का जो रेट दिया गया है इतने से गिर रहा है। टू ऑपरेट अ टर्बाइन द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब टर्बाइन पे पानी गिरता है ना, तो वो हमको दिया गया है लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, ये दिया है 20% ऑफ द आउटपुट पावर। मतलब कहने का है कि हमारी जो पावर जनरेटेड हो जाएगी, इनपुट पावर, वो हो जाएगी हमारी आउटपुट पावर माइनस लॉस। तो बेटा हम यहाँ पर अगर एक और आउटपुट पावर निकालें अगर, तो आउटपुट पावर आ जाएगी लॉस के साथ है, तो आप आउटपुट पावर ले लेंगे इनपुट पावर माइनस 20% ऑफ आउटपुट पावर। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोगों को इनपुट पावर का परसेंट लॉस दिया जाता है, लेकिन बात यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी बदले हुए रूप में कही है। देखिए क्या बदला हुआ है, द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 20% ऑफ आउटपुट एनर्जी। मान लीजिए आउटपुट पावर है हमारी PO और उसका 20%, तो 20% इसी का है, इसको भी PO कर दीजिए आप, ये लीजिए। तो अब अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, PO इधर रहने दीजिए, 20% मतलब हो जाएगा हमारे पास 1, या इसको छोड़ दीजिए, आप इसको इधर ले आइए तो प्लस हो जाएगा 20/100 और दैट इज P आउटपुट इक्वल टू P इनपुट आ जाएगा। तो हमारे पास 120/100 आ जाएगा और दैट विल बी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और P आउटपुट इक्वल टू P इनपुट आ जाएगा। हमसे कह रहा है पावर जनरेटेड बाई टरबाइन निकालना है। तो बच्चों एक बात समझ लीजिएगा, टरबाइन कितनी पावर जनरेट कर रही है, यानी कि आउटपुट पावर, तो वो हो जाएगी 100 और डिवाइडेड बाई 120, और इनपुट की जगह पर आ जाएगा जो हमारी mgh, यानी कि पावर इनपुट हो जाएगी बेटा m/t मास पर यूनिट टाइम gh। ये हमारा पानी गिर रहा है पर सेकेंड, तो m का मतलब हो गया 10 पर सेकेंड, m/t ये 10 दिया गया है, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 60, तो 1 0 इससे चला गया, 6 2 जा और 10 की पावर 4 आ जाएगी और ये आ जाएगा आपके पास 5। तो बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी 5000, आउटपुट पावर आ जाएगी 5000 वॉट, 5 किलो वॉट। तो क्वेश्चन में बेसिकली आपको परसेंटेज यहाँ पर निकालने में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन की थी। तो हम लोग आ जाते हैं 5 किलो वॉट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग, देखिए NCERT में पेज नंबर, ये 11th की NCERT में 91 पेज नंबर पर ये क्वेश्चन जो हमारा विंड मिल का है, और ये विंड मिल है, यहाँ पर पावर हमारी वाटर टर्बाइन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टेटमेंट पर क्वेश्चन है, कॉलम 1 कॉलम 2 को हमें मैच कराना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, तो ये तो भाई साहब आ जाएगा mr²। कहाँ गया, ये देखिए mr² रिंग का। अगली बात करते हैं, टॉर्क of the torque about origin due to force applied at a point having position vector, टॉर्क निकालना है, कोई है हमारा r×f, यानी कि टॉर्क हो जाएगा टाउ इक्वल टू r×f, वेक्टर फॉर्म दिया गया है। तो करेक्ट आंसर देखो यहाँ भी देख सकते हैं आप, है ना। तो B का R आ जाएगा, A का Q आ जाएगा, तो ऐसा कोई है A का Q B का R, एक ही तो आ गया, ठीक।
एक और देख लेते हैं, वर्क डन बाय फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी, यानी कि एफ डॉट एस होना चाहिए यहाँ पर, यानी क्वेश्चन में यहाँ पर एफ डॉट एस दिया जाएगा, यहाँ पर डॉट की वैल्यू होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर 2/5, क्योंकि अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द डायामीटर के अबाउट बोला है तो 2/5 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास फोर्थ वाला। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है फोर्थ। मैचिंग हो गई, फोर्थ में सारी चीजें हम लोगों ने मैच करा दी हैं, ए का क्यू, बी का आर, सी का एस और डी का पी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं। क्वेश्चन दिया गया था पेज नंबर 116 पर, और ये हमारी 11th की एनसीईआरटी है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग थर्ड। इफ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और वो आपको फिजिकल क्वांटिटी जिसमें एम ए पी है और एल क्यू है और टी आपकी आर है, और इन्होंने बोला है कि जरा मैचिंग कराओ, है ना, डायमेंशन। तो एक काम कर लेते हैं ना, जैसे सरफेस टेंशन की डायमेंशन निकालते हैं, एम एल 0 टी -2 ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ कैंसिल हो जाएगी एल एन, तो ये आ जाएगा, यानी कि मैच कर रहा है। इसी तरह से फोर्स निकालते हैं हम लोग, तो आ जाएगा एम एल टी -2, और एम एल टी -2 जब निकालेंगे हम लोग तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एम एल टी -2 पर, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे मैच कराएंगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और बेटा -2 आ जाएगा। मैच कर रहा है यहाँ पे, देखो ये ए है, ये बी है, ये हमारे पास आर है, तो पी क्यू और आर की वैल्यू ही मैच करानी है। तो इससे बेस्ट आंसर जो हमारा मैचिंग पे आ रहा है वो हमारा P1 और QR और Q0 और R -2 सरफेस टेंशन के लिए वैल्यू हम यहाँ पर निकाल ले रहे हैं। बेटा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखो ये हम लोगों को यहाँ पर एक चार्ट दिया है एनसीईआरटी में पेज नंबर 155 पे, वहाँ पर हम लोगों को डायमेंशनल फार्मूला याद अगर रख लेते हैं, जितनी ज़्यादा याद रखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी वोकेबुलरी अच्छी हो जाएगी। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर्थ पे। इसमें एक्चुअली 8 ड्रॉप दी गई हैं, तो एक कंसेप्ट समझ लीजिएगा, 8 छोटी छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम ले लीजिएगा और उसको मिला के बड़ी ड्रॉप बना लीजिएगा। ये आपको लर्न भी कर लेना है, ये कट जाएगा तो 2r = आ जाएगा बड़ी ड्रॉप का की रेडियस। ठीक, रेडियस हो गई। जब ये कंबाइन कर देते हैं तो भाई साहब चार्ज जो हमारा है छोटी ड्रॉप पर और वो हमारा चार्ज बड़ी ड्रॉप पर हो जाएगा, चार्ज तो हमारा ऐड हो जाएगा। कहते हैं द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप टू ईच ऑफ स्मॉल ड्रॉप। बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, हम लोग कर लें K × Q/R। बड़े ड्रॉप का तो बड़े ड्रॉप में 8Q/2R आ जाएगा। देखिए बड़े ड्रॉप की रेडियस है। छोटे ड्रॉप की बात करेंगे स्मॉल, तो ये आ जाएगा हमारे पास Q/R। डिवाइड कर देंगे बड़ा ड्रॉप और छोटा ड्रॉप कर लेंगे हम लोग, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। कुल मिलाकर हम अगर n की पावर नहीं कितनी सारी ड्रॉप होती है ना, तो 8 ड्रॉप हैं, तो हम क्या कर देते हैं इसमें बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल, छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल, और जो रेशियो आता है वो n⁻2/3 आता है। तो n की पावर 2/3 का मतलब समझ रहे हैं, एक शॉर्टकट होता है, बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल 2/3, छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल। n क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट कितनी है, 8 का क्यूब रूट करेंगे कितना आ जाएगा, 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। सीधे आंसर हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 5 पे। बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि करंट का रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ द करंट। कौन सी करंट का रेशियो निकालना है, इसमें इन्होंने कहा है 4 वायर दिए गए, फाइनाइट रेजिस्टेंस दिए गए हैं, एंड रेशियो ऑफ करंट। मैं आपको क्वेश्चन पूरा दिखा देता हूं। इस क्वेश्चन में आपको जो रेशियो ऑफ करंट जो निकाला जाएगा, ये आपको पेपर जो मिला होगा I4/I2, दैट इज I4/I2। आपको निकालना है I4/I2, I4/I2 मतलब समझ रहे हैं, ये I1 है, ये I2 है,
ये I4 है और ये क्या है, I3 है, यानी I4 और I3। आप ये समझिए बेसिक बात कि आपको ये चीज मिसप्रिंट है, मतलब हिंदी में देख लीजिएगा I4 अपॉन I2 की वैल्यू निकालनी है, ये हिंदी में करेक्शन और इंग्लिश में स्लाइड में करेक्शन। अब बच्चों ये जो हमने लगाया है बिना रेजिस्टेंस का कंडक्टिंग वायर, यहां से जब करंट हमारी जाएगी तो जो करंट यहां वाली है वो तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि कंडक्टिंग वायर लगाने से सारी करंट विदाउट रेजिस्टेंस वाले में चली जाएगी। तो विदाउट रेजिस्टेंस वाले वायर में हमारी सारी की सारी करंट जो होगी वो हमारी चली जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास इस वाले में जो आपकी करंट हो जाएगी I4 की वैल्यू वो हो जाएगी जीरो। तो जब जीरो हो जाएगी तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हमारा। आप बात समझ गए, यहां वाले में जो करंट हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। मतलब मैक्सिमम क्या, सारी करंट इधर आ जाएगी, इधर जाएगी नहीं, इधर रेजिस्टेंस दो लगे हुए हैं तो कंडक्टिंग वायर है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो रेशियो क्या हो जाएगा, जीरो। सीधे सीधे आंसर है। एस्टिमेट मीन फ्री पाथ। बच्चों मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा 1/√2 पाई डाया का स्क्वायर n, 1/√2 और पाई 22/7 और डाया इन्होंने कितना रेडियस दिया गया है 2 इंटू, तो डाया हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर जो PV इक्वल टू होता है NKT, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा P अपॉन आ जाएगा KT इक्वल टू N/V, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी जगह पे आ जाएगा यहाँ पर हमारा फॉर्मूला, यहाँ क्या हो जाएगा P नीचे और KT ऊपर, तो P नीचे और KT ऊपर। समझ गए बात को, मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम उसकी जगह पर ये रिप्लेस कर देंगे। तो प्रेशर नीचे और, तो आपके पास क्या बचा 1/√2 आ गया और बेटा 3.14 आ गया और 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 आ गया। और प्रेशर की कितनी वैल्यू है बताइए, आपको 1 एटमॉस्फेयर दे रखा है, तो 10 की पावर माइनस का 5, 10 की पावर 5 आ जाएगा प्लस का 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड कोई वैल्यू तो दी नहीं रखी है 10 की पावर 5। और केटी का मतलब क्या हो गया 1.38 10 की पावर हो जाएगी माइनस का 23। टी टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस को क्या करेंगे 300 केल्विन। तो बढ़िया सवाल है, केवल एक बात रिप्लेस करनी थी हमें यहाँ पे, वो क्या रिप्लेस करनी थी कि यहाँ पर हमको वैल्यू जो है ना वो रिप्लेस कर देनी है। बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा, आपको इस क्वेश्चन में N/V की जो वैल्यू है वो P/KT रिप्लेस कर देना है। क्वेश्चन का राइट आंसर कैलकुलेट करने के बाद पहला वाला आंसर आ जाएगा। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, आ सकता है। ये आपको NCERT पर डायरेक्ट हमारा जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो आपको मिल जाएगा यहाँ से, और बहुत अच्छा ये KTG में आपको मीन फ्री पाथ के बारे में बताया गया है। इनमें से बिस्मथ जो होता है ना बेटा, ये नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी है ना, इन्होंने कहा है ना विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी। तो याद कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर आ रहा है हमारा वो थर्ड है, याद कर लीजिए बिस्मथ के लिए होता है। एंड सम डायमैग्नेटिक मटेरियल बिस्मथ कॉपर लेड सिलिकॉन है ना हैव नेगेटिव, मतलब इन्होंने बोला है इस बात के लिए कि नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है। ये हमारी NCERT की लाइन है। इनमें से कौन हैव नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी, इनमें से किसकी ऋणात्मक होती है चुंबकीय शिथिलता। आइए बच्चों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर पे। सीरीज LCR सर्किट है और सीरीज LCR सर्किट में सबसे पहले हम फाइंड करेंगे हमारी वैल्यू ओमेगा की। देखो बेटा, और सीरीज LCR सर्किट कनेक्टिंग, हमको इन्होंने इंडक्टर दिया हुआ है वैल्यू 4 हेनरी की, कैपेसिटर की वैल्यू दी हुई है 100 माइक्रोफैरेड एंड 40 ओम का रजिस्टर कनेक्ट है सीरीज में। ठीक, अब इन्होंने कहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच पावर ट्रांसफर्ड टू द सर्किट इज हाफ द पावर ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बच्चों ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ओमेगा निकाल देते हैं, 1/√, आ जाता है L इंटू सी। सॉल्व कर लेते हैं 1/√, की वैल्यू, और L की वैल्यू कितनी है 4 और C की वैल्यू आ जाएगी 100 और 10 की पावर आ जाएगी माइनस का 6।
माइक्रोफेरेड है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया 10⁻⁻⁶। देखो भाई ये आ जाएगा हमारे पास -4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो कुल मिलाकर ये आएगी वैल्यू 1/2 और 10 की पावर बचेगी -4 -2, दैट विल बी 50 आ रही है। हमारी वैल्यू जो आ रही है 50 आ रही है, ओमेगा की वैल्यू जो आ रही है वो 50 आ रही है रेडियन पर सेकेंड में। अब बच्चों एक बात सुनिएगा ध्यान से, हम लोग यहां पर निकालते हैं, इन्होंने बोला है ना हाफ पावर एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप एक काम करेंगे, डेल्टा ओमेगा फाइंड करेंगे और एक बात याद रखिएगा R/L की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा हाफ पावर के लिए R/L। R की वैल्यू कितनी दे रखी है 40 और बेटा L की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना आ जाएगा 10। तो हम लोग के पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हाफ पावर के लिए वो आ जाएगा ओमेगा ± डेल्टा ओमेगा बाई 2, मतलब 10 वैल्यू आ रही है, 10 का आधा करेंगे 5, तो 50 में से ±5 करेंगे, या तो आंसर हमारा 45 आएगा या आंसर हमारा 55 आएगा। तो हमारा आंसर 45 या 55 ये तरीका होता है हाफ पावर के लिए। याद कर लीजिएगा, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोगों को इस तरह से हम लोग डेल्टा ओमेगा को फाइंड करके डिवाइडेड बाई 2 करके ऐड कर देना है, तो इस वैल्यू को लर्न कर लेंगे सारे बच्चे। आइए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं। आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है और इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट फाइंड करना है। बच्चों एक बात समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट dV/dr कर देंगे, राइट। अब dV/dr यानी dV/dx भी हो सकता है, तो हम पूरा ले लेना कंप्लीट, तो हमारे पास आ जाएगा E की वैल्यू आ जाएगी और कंप्लीट अगर निकालेंगे तो EX कंपोनेंट और माइनस का साइन तो लगा ही रहेगा, तो ये आ जाएगा EXI और बेटा ये आ जाएगा EYJ, ये आ जाएगा EZK। अब EX क्या हो जाएगा, EX हो जाएगा माइनस यानी dV/dx। बच्चों यहां पर क्या है x यानी कि 1 आ जाएगा, कुल मिला के बताएंगे तो 1 आ जाएगा। x का कोफिशिएंट 1 यानी x है, तो अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dV/dx करेंगे, तो बाकी सबका तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर dx 1 हो जाएगा। ऐसे dV/dy करेंगे 1 आ जाएगा, ऐसे dV/dz करेंगे 1 आ जाएगा, यानी कि 1i 1j 1k। कोई है आंसर 1i 1j 1k, ये वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 वाला है। इसमें सेकेंड वाला जो आंसर है हम इसी को देख के सारे डायरेक्ट निकाल देंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बेटा आंसर आ जाएगा 9 नंबर पे। आगे बढ़ जाते हैं, 9 नंबर का सेकेंड वाला आंसर आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग कहाँ से लिया गया है, ये हमें सिखाया गया है पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट प्रेशर पर, इन्होंने कहा है टी टेम्परेचर पर किसके इक्विवल है, मतलब वॉल्यूम एक्सपेंशन जानते हैं गामा की वैल्यू जानते हैं डेल्टा V/V इनिशियल वॉल्यूम और डेल्टा T, तो इसको कह देते हैं 1/V और dV/dt, इसको कह देते हैं बेटा dV/dt। अब बच्चों एक बात समझिएगा, यहां पे इसको हटा देते हैं यहां से और यहां पर डेल्टा T मतलब टेम्परेचर चेंज, ठीक। आइडियल गैस इक्वेशन मालूम है आप लोगों को, P/μ/T। आप इसको क्या करिए, कांस्टेंट प्रेशर पे डिफरेंशिएट करिए, यहां पर dV आ जाएगा, μr यहां पर आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब बच्चों dV आ जाएगा और बच्चों ये dt आ जाएगा, ठीक, और यहां पर आ जाएगा μr/P। अब v इधर और v इधर डिवाइड कर दीजिए, है, तो हमारे पास आ जाएगा dV ऊपर, नीचे v dt आ जाएगा, v से डिवाइड करेंगे हम लोग, और इस तरफ आ जाएगा μr और इधर हम v से डिवाइड करेंगे तो p, pv = μrt, समझ रहे हैं। यानी pv की जगह पे क्या पुट कर देंगे, म्यू ऊपर r आ जाएगा, नीचे आ जाएगा μrt, μr कैंसिल, और इधर वाली जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये पूरी वैल्यू हमारी जो आ रही है वो क्या आ रही है, गामा। तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, 1/T आ जाएगा। 1/T का राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर फोर्थ। कहां से लिया गया है, एनसीईआरटी
पेज नंबर 206। आइए हम लोगों को इस 11 नंबर क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया गया है अ ट्रेवलिंग वेव हार्मोनिक वेव y इक्वल टू, ये आपको वेव पूरी लिखी हुई है cos 2 पाई 10t माइनस प्लस माइनस मतलब माइनस 0.008 x दिया गया। द पार्टिकल x एंड y, मतलब पूरा पार्टिकल के बारे में समझाया गया है। पार्टिकल x एंड y डिस्प्लेसमेंट गिवन है सेंटीमीटर में और t दिया है सेकंड में। द फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाई 2। इन्होंने कहा है लैम्डा बाई 2 की डिस्टेंस से सेपरेटेड, हमें यानी कि आपको उन्होंने डिस्टेंस दिया है, यानी पाथ डिफरेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पाथ डिफरेंस दिया है। तो फेज डिफरेंस निकालना है, पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम लोग क्यों ना सीधे सीधे इसको कर लें। तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा बाई 2, और ये याद किया हुआ सवाल है, सीधे सीधे हम लोग कैंसिल कर देंगे, पाई आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 याद किया हुआ है लैम्डा बाई 2, यानी लैम्डा पर पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी वेव, और लैम्डा बाई 2 मतलब हाफ वेव। और ये क्वेश्चन हम लोगों का जाना पहचाना है, आप मेरी टेक्निक से याद करिए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप पूरा डराइव करते रहोगे कहां से कहां तक है, पूरा साइकिल कैसे हो रहा है 0 से t, तो 0 से लेकर t बाई 2 तक इंटीग्रेट करो, याद है आई नॉट साइन ओमेगा t, है ना। फिर इसको 0 से लेके t बाई 2 तक करिए, फिर t बाई 2 से लेके t तक करिए, तभी तो पूरा साइकिल होगा। फिर एवरेज निकाल के उसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। लेकिन मेरा मतलब कहने का ये है, आप ऐसे सीखो कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आप लोगों को याद कराया गया था, हाफ वेव रेक्टिफायर में ये देखिए और ये देखिए 0, यानी कि आपकी ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। कंप्लीट एक साइकिल में एक बार हमारी ये पीक तक जा रही है और फिर हमारी जो है वो 0 हुई जा रही है, यानी आउटपुट जो करंट है रेक्टिफाइड हो रही है। हाफ वेव रेक्टिफायर में आई नॉट बाई 2 डायरेक्ट याद किया हुआ सवाल है। पूरे साइकिल के लिए हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आई आर एम एस की जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी आई आर एम एस बराबर आई नॉट बाई 2। और अगर कंप्लीट साइकिल के लिए निकालें हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर में, तो वो हो जाएगा आई नॉट बाई अंडर रूट, कंप्लीट साइकिल में फुल वेव रेक्टिफायर। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आई नॉट बाई 2, थर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने निकाला भी हुआ है, लेकिन ये 0 से t तक निकाला है और ये फुल वेव के लिए निकाला है। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है 2 आइडेंटिकल लेडर, और लेडर का साइज कितना दिया हुआ है, मान लीजिए हमसे बोल दिया जाता है 2 आइडेंटिकल लेडर, ऐसे है। तो ये साइज हमारा दिया हुआ है, ये L यहां से यहां तक, ठीक, यहां बना लिया हमने। और O पॉइंट कौन सा है, ये वाला। अच्छा, हमारा जो बेस है, धरातल है, वो कहां है, ये वाला। अब क्या कह रहा है, आर अरेंज एज शोन इन फिगर, मास ऑफ ईच लेडर इज m। हर एक लेडर का मास कितना दिया है, यानी यहां पर वेट लगेगा mg। हम एक की बात कर रहे हैं, दूसरी वाली इधर है। इसके खिसकने की क्या टेंडेंसी है इधर, तो हमारा इस तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम रखने के लिए यहां पर हमारे पास इसको बैलेंस करेगा फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। यहां पर जो हमारा ग्राउंड को टच कर रहा है ये नॉर्मल हो गया, है ना, ये नॉर्मल किधर है। तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबका हम अगर O के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स ले लें तो इसका मतलब ये मामला बन जाएगा। और देखें इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज बराबर क्लॉकवाइज। तो देखते हैं बेटा, ये वाला क्या है, इसके घूमने की टेंडेंसी क्या है, ये वाली, राइट। और इसके घूमने की टेंडेंसी है ये वाली। और भी कोई है, हाँ, हमारे पास ये हो गया। और एक फ्रिक्शनल फोर्स है, ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स यहां बना देते हैं अलग से हम, ये देखिए इस जगह पे है। तो इसके घूमने की टेंडेंसी क्या है, अबाउट हो, ये वाली। ये दोनों एक डायरेक्शन में हो गए, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो n इंटू, अच्छा, जिसके अबाउट निकालते हैं वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जान रहे हैं आप, ये वाली। तो बताइए, ये लंबाई L है, ये 45 डिग्री दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा यहां से ये आ जाएगी हमारे पास 45, ये आ जाएगी L cos 45। कौन सी आ जाएगी, ये वाली। और अगर यहां मिड पॉइंट पे देखेंगे तो ये आ जाएगा L बाई 2, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी L बाई 2 cos 45।
यानी हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। मोमेंट ऑफ फोर्स ले लीजिए जरा, एफ और ये आ जाएगी डिस्टेंस L cos 45 और क्या आ जाएगा mg और ये आ जाएगी डिस्टेंस L/2 cos 45। ये हमारा हो गया मोमेंट टॉर्क, ये मोमेंट ऑफ फोर्स एक साइड वाला, और दूसरे साइड वाला मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज बराबर क्लॉकवाइज। तो ये वाला कैसे आ जाएगा, जो हमारा रिएक्शन n के लिए कितनी डिस्टेंस है ये वाली, तो n के लिए आ जाएगी n इंटू L cos 45। अब बच्चों n जो हमारा है ना नॉर्मल रिएक्शन, ये mg के बराबर होगा, तो n की जगह हम mg पुट कर सकते, तो ये L cos 45 तो कट जाएगा, f आ जाएगा, f के साथ यहां पर प्लस लिखेंगे और ये आ जाएगा mg/2 आ जाएगा इक्वल टू n की जगह mg आ जाएगा, L cos 45 सभी में काट दिया, तो f की वैल्यू आ जाएगी mg/2। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ही तो पूछी जा रही, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, तो एक तरफ से फाइंड कर लिया हमने, mg/2 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है सेकंड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आइए बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पे। 14 क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हमें निकालना है नॉट करेक्ट कौन सा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमें सबसे पहले जो दिख ही रहा है ऑप्शन, ये वाला आपका नॉट करेक्ट आ गया, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, यानी ये आंसर तो सभी में दिया हुआ है। फिर अगली बात करते हैं बेटा हम लोग कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ये करेक्ट है, ये नॉट करेक्ट। फिर दिया प्लेन मिरर इज प्लेस्ड अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यहां पर प्लेन मिरर है, एंगुलर बाइसेक्टर पर प्लेन मिरर है। जब यहां पर प्लेन मिरर है यहां पर, तो कोई यहां चलेगा, इसका इमेज यहां बनेगा, है ना, क्योंकि वो डिस्टेंस आपकी यहां से परपेंडिकुलर है। तो प्लेन मिरर इज प्लेस्ड अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इफ इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन द वन साइड बी फॉर्म ऑन द अदर साइड, मतलब कहने का कि आपकी इमेज ठीक इसके पीछे बनेगी। तो जो डिस्टेंस होती है ना, तो इस लाइन से इसकी डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर। मिरर की डिस्टेंस इस लाइन से क्या है, परपेंडिकुलर। इट विल बी सेम। जब हम लोग बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो यही तो होता है, इसका मतलब करेक्ट है। हमें नॉट करेक्ट निकालना है, तो करेक्ट है। ये वाला देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, ये तो नॉट करेक्ट हो गया। इन्होंने दिया नो फोर्स एक्टिंग, मोशन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मोशन में है ना। एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, है ना, इन मोशन, हैज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जरूरी नहीं है फोर्स लगेगा भी, फोर्स लग भी सकता है, बड़ा वेल नोन फैक्ट है। और एक्सेलरेटरी मोशन होगा तब तो फोर्स ही लग रहा है। आइए करेक्ट है, बी और सी वाला, बी और ई वाला करेक्ट है। ए वाला और देख लेते हैं। ए वाले में आपके दिमाग में बात आ रही होगी, इसको कंपेयर कर लो, इसको कंपेयर कर लो, तो लैम्डा की वैल्यू बिल्कुल सही दी हुई है। लेकिन ये क्या वो वेक्टर हैं जिन वेक्टर की बात कर रहे थे आप, जैसे 2i प्लस का xj, अब मैंने कह दिया ये वेक्टर इसके इक्वल है, तो आपने कह दिया भाई यहाँ पर है 2i प्लस का 5j, तो आपने कह दिया बताइए क्या वैल्यू हो जाएगी। तो आप आई जे के कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हो। आई जे के स्टैंडर्ड हमारे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स हैं। बट ये जो ए दिया गया है ये क्या है, ये हमारा इंडिपेंडेंट कोई ऐसे ही वेक्टर है, पता नहीं कौन सा वेक्टर है, क्या इसकी डायरेक्शन, इसके साथ जोड़ा गया है। तो अब ए हमारा आई कैप नहीं है, बी हमारा आई जे कैप नहीं है, तो ये वैल्यू हमारी कोई और हो सकती है। तो बात हम यहाँ पर ये करेंगे कि अगर आई जे के टर्म में होता तो कंपेयर कर लेते, नहीं है तो ये नॉट करेक्ट आ गया। तो ये ए और बेटा कौन सा ई, और नॉट करेक्ट कौन सा आ गया हमारा, सी वाला, बी वाला। तो नॉट करेक्ट ये है, नॉट करेक्ट ये है, तो हमारे पास आ जाएगा ओनली 4 ए बी एंड ई नॉट करेक्ट है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका पहला वाला जो है तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बच्चों ने गलत भी किया होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 क्वेश्चन को देख लीजिएगा बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से। हर यूनिफॉर्म मैग्नेट दिया गया है और मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन हमारी दी गई है प्लेन के ऊपर, मतलब प्लेन के, और वो भी हमारी के प्लस दिया हुआ है। इसका मतलब जान रहे हैं, हमको वैल्यू जो दी गई है वो किस साइड में दी गई है, हमको वैल्यू यहाँ पर दी गई है प्लस, प्लेन के ऊपर, अप साइड। अब अगर हमसे पूछा जाता है, यहाँ पर इधर वाले डायग्राम से देख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर है और ये ऐसे दिया गया है, और इन्होंने ये बोला है अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन एज शोन इन द फिगर, द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर ए बी वाले वायर, पूरे वायर पे कितने टुकड़े हैं देख रहे हैं, हर टुकड़े का निकालना है। जरा देखते हैं इस वाले पर फोर्स किधर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, करंट, तो यहां पर फोर्स लगेगा, यहां पर फोर्स लगेगा, यहां पर भी फोर्स लगेगा, सेम सेम है, लंबाई भी सेम है वायर की, ए, ठीक। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, बी आई एल साइन, और मालूम है ये डायरेक्शन, ये देख रहे हैं 90 डिग्री हो गया, तो साइन 90 डिग्री, ये हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा बी नॉट, और आई करंट है, आई करंट दी हुई है, और बेटा एल की जगह क्या हो जाएगा, और 3 वायर हैं 3F। ये तो मैग्नीट्यूड की चर्चा हो गई, डायरेक्शन की चर्चा कर लेते हैं। डायरेक्शन का मतलब है हमको इन्होंने, अगर हम ये x ले लें और ये y ले लें, तो नीचे डायरेक्शन हो जाएगी माइनस का j, तो ये माइनस का j कैप आ जाएगा, माइनस का j कैप आ जाएगा। माइनस का j कैप कैसे आ गया, हमने देखा, अगर हम बात करें ये किधर होना चाहिए, ये प्लेन के इधर, और ये डायरेक्शन किसकी होनी चाहिए, ये करंट की। तो इस वाले वायर में, इस वाले वायर में, इस वाले वायर में फोर्स की टेंडेंसी, तो हमारा जो फोर्स है वो हमारा माइनस जे की तरफ है। तो पहली बात तो हमारा प्लस वाला ये कैंसिल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, अच्छा ये वाला कैंसिल, और 5 होगा नहीं, 3 होगा, 3 होगा। अच्छा सर इसका क्यों नहीं ले रहे हैं, इसका क्यों नहीं ले रहे हैं, इसका क्या होगा, नहीं इसका नहीं, इस वर्टिकल का और इस वर्टिकल का, मतलब करंट की दिशा किधर है, सी से लेकर डी में, उस तरफ, और यहां पर करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस पर फोर्स लगेगा और इस पर फोर्स लगेगा, ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। तो कौन सा फोर्स हमारे एडिटिव है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। कुल मिलाकर फाइनली आंसर हमारा 3F, और F की वैल्यू हमने निकाल दी BIL साइन 90, और डायरेक्शन बता दी माइनस का J कैप। थैंक यू बच्चों, आगे का पोर्शन आपके सर करेंगे। थैंक यू। 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM सच दैट मीन पोजीशन, टोटल एनर्जी 24 जूल एंड पोटेंशियल 4 जूल, तो टाइम एवरेज इट्स काइनेटिक एनर्जी निकालना है। एक कण सरल आवर्त गति इस प्रकार कर रहा है कि माध्य स्थिति में कुल ऊर्जा 24 है, स्थिति ऊर्जा 4 है, तो गतिज ऊर्जा का समय औसत निकालना है। बेटा ये ध्यान देना, टाइम एवरेज, काइनेटिक एनर्जी का टाइम एवरेज जो होता है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का हाफ होता है। तो अब यहां पर देखो टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो टोटल है 24, काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगा, पोटेंशियल 4 है, तो काइनेटिक मैक्सिमम आ गया बेटा कितना, 20 जूल। अब जो ये एवरेज टाइम एवरेज एनर्जी है, टाइम एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये होता है मैक्सिमम बाई 2, यानी कि 20/2, यानी कि ये आ जाएगा 10 जूल। 10 जूल ऑप्शन नंबर तुम्हारा सेकंड मैच कर रहा है बच्चों, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि एक तार को 0.2 mm खींचने में किया गया कार्य 8 जूल है, उसी पदार्थ के परंतु दोगुनी त्रिज्या आधी लंबाई के दूसरे तार को 0.2 mm खींचने में किया गया कार्य क्या होगा। वर्क डन स्ट्रेचिंग वायर बाई 0.2 mm 8 जूल,
व्हाट विल बी वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल बट डबल रेडियस एंड हाफ लेंथ बाई 0.2 mm, यानी कि 0.2 mm ही हमें खींचना है बच्चों, ठीक है ना। तो अब इसके लिए वर्कडन निकालना है, तो हमें मालूम है वर्कडन का फार्मूला होता है 1/2 यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, ये फार्मूला वर्कडन का बच्चों होता है। अब चूंकि यहां पर वायर वही है तो यंग्स मॉडुलस तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो वर्कडन निकलेगा 1/2, वाई वही रहेगा। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो वर्कडन हमें मिला, या वर्कडन प्रोपोर्शनल टू आया, स्मॉल एल कांस्टेंट है दोनों में, 0.2 mm ही खींचा जाता है, y कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो एक एल स्क्वायर से ये एल कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर बाई एल आ जाएगा, यानी कि W1 अपॉन W2 हम लिख सकते हैं L2 बाई L1 इंटू R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। अब वर्कडन पहले केस में 8 जूल है और सेकंड केस में हमें निकालना है, यानी कि W2 निकालना है। अब लेंथ क्या हो रहा है, डबल रेडियस है लेकिन लेंथ हाफ है, यानी कि L2 क्या है L/2 और ये L हो जाएगा। अच्छा, अब रेडियस क्या है डबल, तो डबल रेडियस का मतलब R1 R है, तो ये 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा, R कैंसिल L कैंसिल, तो ये बच्चों क्या मिलेगा, W2 उधर ले जाओ, वर्कडन इज इक्वल टू ये 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 इंटू 8 64 आ जाएगा, 64 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमें थर्ड मिल जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, ये फार्मूला है तुम्हारा ना, ये एनसीईआरटी के पेज 174 पे ये फार्मूला है, इसी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलिकॉन डायोड शोन इन फिगर, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस डायोड व्हेन फॉरवर्ड करंट इज 10 मिली एम्पियर विल बी। तो अब यहां पर हमें बोला गया सिलिकॉन डायोड का VI विशेषताएं दिखाई गई हैं, डायोड का अग्र प्रतिरोध जब अग्रधारा 10 मिली एम्पियर है, तो डायोड के केस में बच्चों होता है कौन सा रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस, और जो डायनामिक रेजिस्टेंस होता है वो होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, ये डायनामिक रेजिस्टेंस होता है। यहां पर देखो ये जो डिफरेंसेस हैं बीच के 5 10 15, यहां पर 5 वोल्ट के लिए मतलब 5 वोल्ट 5 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर 5 मिली एम्पियर के लिए वोल्टेज 0.7 है, 15 के लिए 0.9 है, और जितना यहाँ डिफरेंस है 5 मिली एम्पियर का डिफरेंस है, तो 0.7 0.8 0.9 यहाँ वोल्टेज का भी डिफरेंस सेम है। तो इसका मतलब जो डेल्टा V है हम डायरेक्ट निकाल लें 0.9 माइनस 0.7 और अपॉन में 15 माइनस 5 मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज कर लो -3, यही आंसर तुम्हारा मिल जाएगा 0.2 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर -3, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 200/10, ये 20 आ जाएगा बच्चों, 20 ओम आएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा मैच कर जाएगा। ये देखो ये सिलिकॉन डायोड के लिए ये तो पूरा क्वेश्चन ही वही हो गया है ना, ये बेस्ड ऑन एग्जांपल है, इस एग्जांपल पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया बेटा। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट STP 300, एयर प्रेशर बिकम्स डबल, द टेम्परेचर रिमेन सेम, स्पीड ऑफ साउंड वुड बिकम। STP पर हवा में ध्वनि की चाल 300 मीटर पर सेकंड है, वायु का दाब 2 गुना, तापमान वही रहे, तो ध्वनि की गति क्या हो जाएगी। तो बेटा जो स्पीड होती है वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करती है, टेम्परेचर बदल नहीं रहा है, तो जो यहाँ पर स्पीड है वही बनी रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। ये देखो यहाँ पर है ना, स्पीड ऑफ साउंड गिवन बाई V इज इक्वल टू गामा, ये मॉडुलस है अपॉन रो डेंसिटी हो गया है ना, तो यहाँ पर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, क्यों भाई। नेक्स्ट, मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ एरिया पाई स्क्वायर मीटर 0.2 टेस्ला, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप, क्षेत्रफल पाई वर्ग मीटर वाले धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र 0.2 टेस्ला है, तो चुंबकीय आघूर्ण बताओ। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0 I/2R,
तो बी कितना है यहाँ पर देखो सेंटर पर। अच्छा, और एरिया कितना है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया यहाँ पे पाई दिया है आर स्क्वायर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1 मीटर हो जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड है 0.2 टेस्ला, तो बी की वैल्यू 0.2 हो गई, म्यू नॉट आई 2 × 1, तो म्यू नॉट आई की वैल्यू आ गई 0.4। अब मैग्नेटिक मोमेंट m बराबर होता है I × A, ठीक है, तो I की वैल्यू यहां से निकाल लो 0.4 अपॉन म्यू नॉट, और एरिया हो जाएगा ये पाई गिवन है, एरिया पाई गिवन है 0.4 म्यू नॉट 0.4 पाई अपॉन म्यू नॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है बच्चों। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, इसमें ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के पेज नंबर 116-126 पे फार्मूला गिवन है, से लिया गया m बराबर NI, ये दो जगह का मिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, टू फिजिकल क्वांटिटीज हैव सिमिलर डायमेंशन कैन ऑलवेज एडेड, नॉन मेजर्ड क्वांटिटी हैज नो सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमें स्टेटमेंट सही गलत बताना है। समान विमा वाली दो भौतिक राशियों को जोड़ा जा सकता है, गैर मापी गई राशि में कोई सार्थक अंक नहीं होता। देखो एक्चुअली में बेटा ये जो है ये बोल रहा है ऑलवेज, ऑलवेज से ये रॉन्ग हो गया है। एक्चुअली में अगर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम है तो ऐड भी किया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। ये ऑलवेज भी एडर लिखा है जबकि सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, तो इससे स्टेटमेंट ये गलत हो रहा है। बात समझ रहे हो बच्चों? एक्चुअली में अगर सेम डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटी है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों होता है। यहां पर ऑलवेज एडेड ही लिखा है, सब्ट्रैक्शन लिखा नहीं, इसलिए गलत हो गया। आगे कह रहे हैं नॉन मेजर्ड क्वांटिटी हैज नो सिग्निफिकेंट फिगर। भाई जो मेजर नॉन मेजर क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं, नॉन मेजर्ड का मतलब जिसका मेजरमेंट ना हुआ हो, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं, ऐसा भी नहीं है। अगर मेजरमेंट नहीं है तो भी सिग्निफिकेंट फिगर तो हो सकते हैं ना, तो ये भी गलत है। तो इससे यहां पर ये दोनों ही इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो 21 का बच्चों तुम्हारा थर्ड ऑप्शन ये मैच कर जाएगा, 21 का थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां देखो ये सब इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 50 फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड इन सेंट्रल व्यू जोन विद light of wavelength 4000 angstrom, number of fringes that will be observed in same view zone with light of wavelength 5000 angstrom। यंग के डबल स्लिट प्रयोग में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के साथ केंद्रीय दृश्य में 50 फ्रिंजें देखी जाती हैं। 5000 तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के साथ समान दृश्य देखने पर देखे जाने वाले फ्रिंजों की संख्या क्या होगी? तो सेंट्रल जोन के लिए फार्मूला होता है बच्चों d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा ब्राइट फ्रिंज के लिए। अब ये क्या हो जाएगा? सेंट्रल के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। n1 की वैल्यू गिवन है 50 फ्रिंजेस, लैम्डा 1 गिवन है कितना 4000 एंगस्ट्रॉम, n2 की वैल्यू गिवन निकालना है और लैम्डा 2 5000 गिवन है। तो 3 0 ये कैंसिल हो गए, 5 10 50 हो गया, 40 आ गया, n2 की वैल्यू 40 फ्रिंजेस आ गई। फोर्थ ऑप्शन आ गया बच्चों। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन सो दैट मोमेंटम बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4800 एंगस्ट्रॉम। एक इलेक्ट्रॉन का लगभग वेग क्या होना चाहिए ताकि उसका संवेग 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन के संवेग के बराबर हो जाए। तो फोटोन के लिए लैम्डा वेवलेंथ होता है h/mv, तो mv इज इक्वल टू हो जाएगा h/लैम्डा, फार्मूला ही होता है। v हमें निकालना है h/m इंटू लैम्डा, h हो जाएगा 6.6 10 to the power -34। मास इलेक्ट्रॉन का 9 × 10 to the power -31 होता है, वेवलेंथ है 4,
तो 4.8 इंटू 10⁻⁻7 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए, लगभग आएगा, लगभग में पूछा भी गया है, तो लगभग 1500 मीटर पर सेकेंड आंसर मैच कर जाएगा बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, फार्मूला ही है लैम्डा एच अपॉन एम वी, पेज 285 पेज से लिया गया है। इसके बाद कह रहा है ए कार इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन ऑन ट्रैक whose path described by x square y square 16 where x y meter, if speed of car uniform and equal to 4 meter per second then acceleration कार का निकालना है। एक कार एक्स वाई तल में ट्रैक पर चल रही है जिसका पथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 16 है, जहां एक्स वाई मीटर में, यदि कार की गति एक समान है और 4 मीटर पर सेकंड के बराबर है तो कार का त्वरण बताना है। देखो, कार इस पाथ पे चल रही है, इस पाथ की रेडियस r मान लो, तो पाथ की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 16। एक्चुअली में जो ये पाथ है, ये जो इक्वेशन है, ये सर्कुलर पाथ की इक्वेशन होती है। सर्कुलर पाथ की इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, तो इससे पाथ की रेडियस निकल आई r इज इक्वल टू 4, यानी कि कार सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। अब सर्कुलर पाथ पे एक्सीलरेशन होता है क्या, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और साथ में यूनिफॉर्म स्पीड है, तो यहां पर यूसीएम कार करेगी। यूसीएम के लिए फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो स्पीड हो गई 4 स्क्वायर, रेडियस 4 हो गई, 4 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 आ गया बेटा। ये देखो फार्मूला ही लिखा है पेज नंबर 42 पे, इससे लिया गया है। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर 80 व्हेन रियल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए इट्स इमेज फॉर्म एट बी, इफ साइज ऑफ इमेज इज हाफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट देन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 80 है। जब एक वास्तविक वस्तु को ए पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बी पर बनता है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा है तो ए बी के बीच की दूरी बताओ। फार्मूला क्या होता है, आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। तो इमेज का साइज जो है हाफ है ऑब्जेक्ट का, यानी कि आई बराबर है ओ बाई 2 वी बाई यू, ओ कैंसिल हो गया, तो यहां से 1/2 u बराबर कितना आ गया, 2v आ गया। u बराबर किसके आ जाएगा, 2v के आ जाएगा। अच्छा, अब रेडियस 80 है, तो f बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चों फोकल लेंथ का, r/2। तो ये कितना हो जाएगा 80/2 40 आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला लगाओ 1/f इज इक्वल टू 1/v 1 माइनस u। रियल जो है ऑब्जेक्ट है तो f कितना हो गया 1/40 हो गया। और यहां पर u की जगह 2v लिख दो या v की जगह u/2 लिख दो, कुछ भी लिख दो। v बराबर कितना आ जाएगा u/2 2 पर चला गया और -1 अपॉन u, तो ये आ जाएगा 1/40 इज इक्वल टू 1/u। तो u बराबर कितना आ गया 40 आ गया। अब निकालना है a और b के बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस a और b के बीच की क्या बनेगी, u प्लस v, u 40 आ गया और v आ जाएगा u/2 यानी कि 40/2 यानी कि 20, यानी कि आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो फोर्थ आंसर इसका बच्चों मैच कर जाएगा। ये क्वेश्चन, ये फार्मूला देखो गिवन है, इससे लिया गया है ना। मैग्निफिकेशन रियल ऑब्जेक्ट के लिए माइनस था तो फार्मूले में माइनस लगा दिया गया। नेक्स्ट कह रहा है in a zener regulated power supply a zener diode with breakdown voltage 6 volt is used for regulation. If zener current is 5 times the load current and unregulated voltage is 10 volt, then the series resistance that should be added with supply to prevent the excessive current through zener diode take load current 4 milliampere। ये given है, ये एक्सपेरिमेंटल स्किल का है बच्चों, है ना। एक जीनर आधारित पावर सप्लाई में 6 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज वाला जीनर डायोड विनिमय के लिए उपयोग किया जाता है। यदि जीनर धारा लोड धारा का 5 गुना है, अप्रविनियमित वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो उस श्रेणी प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए जिसे आपूर्ति के साथ जोड़ा जाए ताकि जीनर डायोड में
अत्यधिक धारा प्रवाह को रोका जा सके। वोल्टेज रेगुलेटर होता है तो करंट का फ्लो होना कम हो रहा है, तो इसका जो है डायग्राम बना लो। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये जीना डायोड हो जाएगा, ये इसका लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये लोड हो गया RL, ये हो गया रेजिस्टेंस RL। अब यहाँ पर देखो जीना डायोड में 6 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, और भाई देखो लोड में करंट 4 एम्पियर है, यानी कि ये लोड की करंट, ये लोड है जिसमें आउटपुट लेते हैं वो लोड होता है, इसमें 4 मिली एम्पियर की ये वाली करंट जा रही है। और अब देखो क्या कह रहा है इसमें भैया कि जीनर करंट 5 टाइम्स द लोड करंट, तो जीनर करंट यहां पर जाएगी IZ, तो IZ लोड करंट का 5 टाइम्स हो गया, तो यानी कि यहां पे 20 मिली एम्पियर हो गया। ये 20 मिली एम्पियर हो गया, यानी कि जो नेट करंट हो गई वो नेट करंट हो जाएगी IZ प्लस IL, तो नेट हो जाएगी 24 मिली एम्पियर करंट। अब हमें यहां इसका रेजिस्टेंस निकालना है। अब जरा ध्यान दो, टोटल वोल्टेज ये 10 वोल्ट बोला गया है ना, जो अनरेगुलेटेड टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है। अब 10 वोल्ट में से 6 वोल्ट इसमें निकल गया, 6 वोल्ट इसमें निकल गया, तो इसके अक्रॉस 4 वोल्ट बचा, 4 वोल्ट इसमें बचा है। इसमें करंट हमें ये टोटल मालूम हो गई है, R निकाल दो, R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I नेट। वोल्टेज 4 वोल्ट हो गया और ये 24 मिली एम्पियर हो गया, -3 कर दो, 4/24 10 क्यूब हो जाएगा, ये 1/6 आ जाएगा, ये 10/6 इंटू 100 कर दो, तो ये कितना मिल जाएगा, लगभग 6 से डिवाइड करो, एक बार जाएगा 4, 6 हो जाएगा है, फिर ये 6 हो जाएगा 1 पॉइंट, जो लगभग 67 इंटू 100 आ जाएगा, लगभग है 167 ओम आ जाएगा। 167 ओम का मतलब ये जो है फर्स्ट आंसर में मैच कर जाएगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 इक्वल नेगेटिव चार्जेस -q आर फिक्स्ड एट पॉइंट्स 0 है, 0 -a ऑन y एक्सिस। A positive charge q released from rest from the point 2a 0 on x axis, the charge will execute SHM about origin, move to origin, remains rest, move to infinite, execute oscillatory motion but not SHM। दो बराबर ऋणात्मक आवेश -q को y अक्ष पर बिंदुओं 0 a 0 -a पर स्थिर किया गया है। एक धनात्मक आवेश q को x अक्ष पर स्थित 2a 0 से विरामावस्था से मुक्त किया जाता है, तो आवेश मूल बिंदु के परतः सरल आवर्ती गति करेगा, मूल बिंदु की ओर जाएगा, फिर विराम में आएगा, अनंत की ओर जाएगा या आवर्ती गति करेगा, लेकिन सरल आवर्त गति नहीं होगी। जरा डायग्राम बनाते हैं। y एक्सिस ये हो गया, तो y एक्सिस के 0a यानी कि ये 0a पॉइंट हो गया, इस पर रखा है माइनस चार्ज, और 0 -a पे रखा है q चार्ज। ठीक, पॉजिटिव चार्ज q को 2a से रिलीज किया गया, यानी कि ये हो गया 2a प्लस q 2a से रिलीज किया गया। अब जरा ध्यान दो बच्चों, ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स। ये थीटा एंगल मान लो, ये थीटा एंगल मान लो, तो F का ये कॉस थीटा कंपोनेंट हो जाएगा, F कॉस थीटा, इधर हो जाएगा F साइन थीटा, और इसका भी कंपोनेंट इधर आएगा F कॉस थीटा और इधर जाएगा F साइन थीटा। अब ये दोनों इक्वल अपोजिट कैंसिल हो गए, तो इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निगेटिव x डायरेक्शन में लगेगा, तो ये चार्ज निगेटिव x डायरेक्शन में भागेगा, इधर की तरफ भागेगा। जब इधर 2a डिस्टेंस पर पहुंचेगा तो इधर फोर्स लगेगा, तो इधर भागेगा, यानी कि ये जो है बच्चों ऑसिलेटरी मोशन करेगा, SHM नहीं करेगा, क्योंकि SHM के लिए कंडीशन होती है कि इस चार्ज को इन दोनों से बहुत कम डिस्टेंस पे रखा जाना चाहिए। SHM की कंडीशन क्या होती है कि ये चार्ज जो ऑसिलेटरी कर रहा है मोशन, वो इससे कम डिस्टेंस पर हो, लेकिन यहां तो यहां से यहां तक डिस्टेंस 2a है, तो ये 2a डिस्टेंस एक्चुअली में बहुत ज्यादा पे रखा गया है,
तो इसलिए एसएचएम नहीं करेगा, केवल ऑसिलेटरी मोशन करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों 4 सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए कार टर्न्स ए कॉर्नर ऑन हॉरिजॉन्टल रोड एट कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 द मिनिमम रेडियस ऑफ टर्न निकालना है सो दैट कार कैन टर्न सेफली। एक कार 10 मीटर पर सेकंड की स्थिर चाल से 36 सड़क पर मोड़ लेती है। यदि घर्षण गुणांक इतना है तो मोड़ की न्यूनतम त्रिज्या मीटर में, जिससे कार सुरक्षित रूप से मुड़ सके, यानी कि सेफ वेलोसिटी। तो बच्चों सेफ वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अंडर रूट म्यू जी आर। बस वेलोसिटी कितनी है यहां पर 10 मीटर पर सेकंड, अंडर रूट म्यू 0.5 है, जी 10 हो जाएगा, रेडियस निकालना है, होल स्क्वायर कर दो, 100 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो आर बराबर 20 मीटर आ गया, 20 मीटर आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फार्मूला देखो यहां पे दिया गया है ये, ठीक है, ये फार्मूला वी स्क्वायर म्यू वी बराबर अंडर रूट हो जाएगा म्यू जी आर। नेक्स्ट है होमोजीनियस डिस्क विद रेडियस 0.1 मीटर मास 4 kg रोटेट्स अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन इन इन्फ्लुएंस ऑफ टेंजेंशियल फोर्स। द angular velocity of this as function of time given by omega 4 plus 3 radian per second। तो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड टू द रिम ऑफ डिस्क निकालना है। तो अब देखो बेटा 0.1 मीटर त्रिज्या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक समरूप डिस्क स्पर्शीय बल के प्रभाव में अपने केंद्र से गुजरने वाली समतल के लंबवत अक्ष के चारों तरफ घूमती है। समय के फलन के रूप में डिस्क का कोणीय सूत्र इतना है, तो डिस्क के रिम पर लगाएगा स्पर्श रेखी बल। सबसे पहले जो ओमेगा गिवन है इससे अल्फा निकाल दो डी ओमेगा बाई डी टी से, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, तो ये 3 निकल आएगा। अब देखो यहां पर क्या ये डिस्क है, ये फोर्स लगाया जा रहा है, तो जब फोर्स लगाएगा तो डिस्क घूमेगी तो टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा। टॉर्क होता है आई अल्फा और टार्क का दूसरा फार्मूला होता है फोर्स इनटू एक्सिस तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि एफ आर। यही टेंजेंशियल फोर्स निकालना है और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर अल्फा। एक आर कैंसिल हो गया, एफ की वैल्यू आ गई हाफ और मास गिवन है 4 किलोग्राम, रेडियस गिवन है इसकी कितनी भैया 0.1 मीटर, तो 0.1 और अल्फा हम लोगों ने 3 निकाला, 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 यानी कि 0.6 न्यूटन आ गया। 0.6 न्यूटन का मतलब 4th आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा आर क्रॉस एफ, पेज नंबर ये 2-3 पेज पे दिया गया, सबसे मिक्स क्वेश्चन है, 3 फार्मूले इसमें लगे हैं, तीनों पेज ये दिए गए हैं। कह रहे हैं सरफेस टेंशन लिक्विड न्यूमेरिकल इक्वल टू, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव आंकिक रूप से बराबर होता है सतह पर बल, पृष्ठ ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, एकांक क्षेत्रफल में ऊर्जा। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या होता है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो जो सरफेस टेंशन होता है फार्मूला ही होता है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये 4th आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट पार्ट आपको आरडी सर कराएंगे। तो जय हिंद बच्चों, आपका पेपर एक्सप्लेन हो चुका है 30 तक, अब हम लोग 31 से करेंगे। देखिए ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन है और हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है, अपने ग्राउंड स्टेट में है। तो कुछ चीजें हमें मालूम होनी चाहिए, नहीं तो निकालनी पड़ेंगी। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। नहीं मालूम है तो फार्मूला लगा लीजिए। ये होता है फार्मूला एनर्जी इन एनएफ स्टेट इक्वल टू -13.6 n स्क्वायर और 1 स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम के लिए Z बराबर 1 हो जाएगा, तो अगर हम n बराबर 1 रखेंगे तो यही आएगा। अब इसके बाद जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है, जो n बराबर 2 रहती है, इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं। इसमें एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम यहां 2 रखेंगे
तो 4 टाइम 12 यही एनर्जी आएगी। इसके बाद बाकी में भी निकाल सकते हैं, n बराबर 3 रख के, तो ये 9 आएगा, तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, वगैरह वगैरह। वैसे एडवाइजेबल ये है कि कम से कम इलेक्ट्रॉन के स्टेट की एनर्जी लेवल याद रखिए, तो आपको काफी ज्यादा टाइम में बचत होगी। अब यहां पर क्या कहा गया है कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है और एब्जॉर्ब्स 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। तो यानी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी और इसने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तो फाइनल एनर्जी हो गई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी सीधा सीधा ये कहने जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 स्टेट से प्रमोट हो गया n बराबर 2 में। तो इसके कक्षीय कोणीय संवेग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में कितना इंक्रीमेंट होता है? तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम L बराबर n h/2 ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बड़ा होगा, बोर्स के क्वांटम प्रिंसिपल है। तो जब n बराबर 1 था तो इसका एंगुलर मोमेंटम था h/2, मैंने n की जगह रख दिया, फिर ये सेकंड में आ गया, तो ये हो जाएगा 2h/2, और कितना बढ़ा, L2 माइनस L1 बराबर h/2, यानी हमको बेसिकली h/2 की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, और ये वैल्यू इसकी निकाली गई है। तो h कितना होता है? 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 और 2 और पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 और ये बेटा 6.28 आ गया। 3 दूनी 6, 14 दूनी 28। अब जब इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये 6.6 है, ये 6.28 है, तो डेफिनेटली आंसर सेकंड वाला आना चाहिए, क्योंकि भाई इसका अगर ये 3 पॉइंट होता तो 18 हो जाता, दुगना भी नहीं हो सकता है, तो सेकंड वाला आंसर होगा। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो और चाहो तो आप ऐसे ही गेस कर सकते हो। मेरे ख्याल से ऐसे ही गेस कर लेना सही है, डिवाइड करने में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्वेश्चन था, काफी सिंपल था, और ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो सकता है। अगर आपको ये एनर्जी स्टेट्स याद हो तो आप सीधे गेस कर जाएंगे। कैसे? ग्राउंड में इतनी होती है, 10.2 जोड़ेंगे तो वो फर्स्ट में आ जाएगा और h/2 होगा, और बहुत सारे बच्चे हमारे तो h/2 की वैल्यू भी याद करे रहते हैं, तो उनको और जल्दी हो जाएगा। कुल मिला के ये क्वेश्चन था, ये 2 फॉर्मूले हैं, इन्हीं पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। ये देखिए, ये 32वां क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। अंग्रेजी हिंदी में एक ही लैंग्वेज चलती है। ये 2 स्ट्रिंग्स हैं और ये ब्लॉक लटका हुआ है, तो हमारे पास तीनों में टेंशन हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास पहली वाली स्ट्रिंग में जिसको 1 से लिखा है उसमें टेंशन T1 है, 2 वाली में टेंशन T2 है और तीसरी वाली में टेंशन T3 है, और ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है। और अगर हम M का FBD बनाए तो ये Mg हो जाएगा, इधर T3 लगेगा। तो पहला मेरे पास इसकी बैलेंसिंग से T3 बराबर
कलर बदल लेते हैं क्योंकि येलो से क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, तो मैं व्हाइट से लिख देता हूं T3 बराबर mg। m दिया गया है, m 10 kg का है, तो ये 100 न्यूटन का है। अब अगर हम इस पॉइंट को देखते हैं तो ये भी इक्विलिब्रियम में है, T1 T2 T3 भी आपस में बैलेंस करेंगे। तो हमें T1 निकालना है, उसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहें तो XY एक्सिस मान सकते हैं और किसी भी तरीके से XY एक्सिस मान सकते हैं, लॉमीज थ्योरम भी लगा सकते हैं। हम इसको ऐसे करेंगे कि ऐसे और ऐसे दो डायरेक्शन ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि 37 और 53 ये सब 90 डिग्री है, तो मैंने इस डायरेक्शन को और इस डायरेक्शन को अपना बेसिक मान लिया। और अगर ये एंगल 37 है तो बेटा मेरे पास ये ऐसे बढ़ाया तो ये 37 है, तो ये भी 37, ये 53 हो जाएगा। ऐसे ये परपेंडिकुलर यहां से डाला है, 37 है तो ये 53 हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी वर्टिकल अपोजिट 53 हो जाएगा। अब हम T3 के कंपोनेंट करने वाले हैं। क्या हैंग कर गए के लिए? T3 के कंपोनेंट करने वाले हैं। T3 cos 53 इज इक्वल टू T1 हो जाएगा, और T1 मेरे पास दिया गया है T1 इज इक्वल टू T3, और T3 है 100, तो 100 और cos 53। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर ये 3, 4, 5 का ट्रायंगल है तो ये एंगल 37 होता है, ये 53 होता है, तो cos 53 हो जाएगा 3/5, और 3/5 जब इसको करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये 60 न्यूटन का हमारे पास सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ये 32 का सेकेंड। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका था जिसमें हमें बहुत ही इजीली निकल आया। और कई बच्चे इसको ऐसे भी करेंगे जैसा कि सॉल्यूशन में दिया गया है, ये इधर T1 है, इधर T2 है, और इधर T3 है, ये 100 है, और वो ऐसे और ऐसे कंपोनेंट करेंगे, फिर T1 और T1 को जोड़ के इक्वेशन बना के करेंगे जैसे कि सॉल्यूशन में दिया है। दैट इज रॉन्ग। आप किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लीजिए, और हमारे भाग्य से ये एंगल 90 है, और अगर इसको ऐसे रिजॉल्व कर लेंगे तो सीधे T1 इज इक्वल टू T3 cos 53 हो जाएगा, और T2 इज इक्वल टू T3 sin 53 हो जाएगा। तो दोनों T1 T2 एक ही लाइन से बहुत ही इजीली निकल आएंगे। ऐसे करेंगे तो जैसे सॉल्यूशन में दिया गया है, दो इक्वेशन बनेंगे, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम ये एनसीईआरटी में दी हुई थी रोप पर, और उसी को एक्सटेंड कर दिया गया है, 2 से तीसरे 3 में चले गए हैं। ये 33 है कि पानी में एक बर्फ का टुकड़ा आइस पीस डाला गया है और बर्फ पिघल जाती है तो टेम्परेचर 20 से घटकर 44 हो जाता है, तो पानी का लेवल क्या बढ़ेगा? तो ये दो क्वेश्चन को, ये सेल्फ मेड क्वेश्चन होगा जहां तक है एनएलआई एक्सपर्ट का, तो इसमें दो कंसेप्ट लगे हैं, दोनों समझ लीजिए। जैसे ये पानी भरा हुआ है और इसमें एक आइस का पीस फ्लोट कर रहा है, तो आइस के मेल्ट करने पर
कोई भी लेवल चेंज नहीं होता है। ये जब आपको क्लास में सर लोग पढ़ाएंगे तो बता देंगे कि अगर ये आइस पीस तैर रहा है, 3 तरह के केसेस होते हैं, मैं तीनों आपको बता देता हूं। अगर ये प्योर आइस है या आइस के अंदर केविटी है या फिर आइस के अंदर कोई कॉर्क रबर टाइप की इम्प्योरिटी है, मतलब ऐसी इम्प्योरिटी जो पानी में तैरती है, तो आइस के मेल्ट होने पर लेवल में कोई चेंज नहीं होता। और अगर आइस के अंदर हमारे पास कोई आयरन टाइप की इम्प्योरिटी है, जैसे आइस के बीच में एक लोहे की कील फंसी हुई है, और तब आइस मेल्ट करेगा तो लेवल गिर जाता है। तो यहां पर आइस है, कुछ दिया नहीं गया है तो प्योर मानेंगे। तो जब आइस मेल्ट करेगा तो टेम्परेचर सेम रहने पे लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब टेम्परेचर भी घटेगा तो आपको मालूम है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है और वाटर का वॉल्यूम मिनिमम होता है। डेंसिटी मैक्सिमम और वॉल्यूम मिनिमम, तो जितना भी पानी है उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी और लेवल डाउन हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर ना चेंज होता, 20 का 20 रहता, तो फिर लेवल में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन आइस भी मेल्ट कर गई और टेम्परेचर भी 4 हो गया, तो लेवल डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन आएगा इसका, वाटर लेवल घटेगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, रीजनिंग बेस्ड था, 2 कंसेप्ट मिलाए गए थे इसमें। नेक्स्ट है ये डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी जा रही है। क्वेश्चन आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। और 3 तरह के कई पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है। और कहते हैं कि किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। तो पहली बात तो हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ये h/p होता है, प्लैंक कांस्टेंट अपॉन लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम को हम लिख सकते हैं ट्वाइस इंटू के इंटू एम, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। ये बहुत ही फेमस रिलेशन है मैकेनिक्स का, k बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m या p बराबर √2km निकाला जा सकता है। इससे आपको याद होना चाहिए p बराबर mv और k बराबर हाफ mv स्क्वायर। v की वैल्यू एक से उठा के दूसरे में रख दीजिए तो ये आ जाएगा। अब कहानी ये है कि काइनेटिक एनर्जी तो सबकी सेम है, ये वैल्यू सबकी सेम है, प्लैंक कांस्टेंट सेम है। तो जिसका मास सबसे कम होगा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के मास में इलेक्ट्रॉन लाइटेस्ट होता है, इसका मास होता है 9 × 10⁻³ kg। और प्रोटॉन का इतना होता है, ये -27 kg होता है। और न्यूट्रॉन का मास लगभग मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है लेकिन लगभग बराबर ही होता है। और अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है। तो सबसे कम मास इलेक्ट्रॉन का है, तो जब डिनोमिनेटर सबसे कम है तो लैम्डा सबसे ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। ओके, ये फॉर्मूला है और इसी को बढ़ा दिया गया है। ये mv को ही h/√2km दिया गया। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। पीएन जंक्शन का बैरियर वोल्टेज, आप जानते हैं जब पीएन जंक्शन बन जाता है
तो इसके बीच में एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, और यहाँ पर इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, तो बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, जिसे जंक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। हिंदी में इसको प्राचीर विभव कहते हैं। तो ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि इन दोनों को किस तरीके से डोप किया गया है, सिलिकॉन का है कि जर्मेनियम क्या है, कि दोनों टुकड़े अलग अलग हैं। मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है डिफ्यूजन। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, ये चार्ज कैरियर्स उतने ही ज्यादा अंदर घुसेंगे। तो इसका आंसर चौथा होगा, इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला आपके कोर्स में नहीं है एनसीईआरटी में, तो फॉर्मूला मैं नहीं दे रहा हूं। और ये सारी चीजें पीवाईक्यू पर बेस्ड है, और इसमें ये लिखा हुआ है किन पे बीच पे डिपेंड करता है। तो आपको फॉर्मूला नहीं याद करना है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछने जा रहा है एनटीए कि 20 डिग्री पे बैरियर पोटेंशियल इतना है तो 40 पे कितना होगा। फॉर्मूला नहीं लगाना है, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। और थोड़ा सा और भी याद कर लीजिए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा और डिप्लीशन लेयर की विड्थ भी ज्यादा हो जाएगी। और अगर आप डोपिंग डेंसिटी बढ़ाएंगे तो ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाती है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस है और प्रेशर ऑफ ए गैस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी गैस का दाब उसके परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो CV अपॉन CV का रेशियो पूछा गया है। अब यहाँ पे कई बच्चों ने गलत किया होगा, यहाँ एक गिच लगा दी गई है। सब लोग इसको जानते हैं, गैस आइडियली मानी जाएगी, क्योंकि अगर नहीं लिखा हो तो आइडियल गैस ही होगी, अदरवाइज नॉन आइडियल गैस के लिए आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो पहले हम इसको बदलते हैं। एक होता है गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन होता है PV बराबर nRT, तो T बराबर होता है PV अपॉन nR। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको लिख देता हूं, P इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया, इसको एक K लिख दिया कांस्टेंट, और T की जगह लिख दिया PV अपॉन nR का स्क्वायर। अब इसको खोलते हैं, P बराबर K P स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर R स्क्वायर, और P से ये स्क्वायर कट गया, तो PV स्क्वायर बराबर N स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन K, ये सब कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो गया। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होता है P टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो गामा की वैल्यू यहां पर 2 आ गई, और हमारे कई प्यारे प्यारे बच्चे आंसर 2 दे गए होंगे, लेकिन यहां पे डिच क्या था, गामा होता है CP अपॉन CV, और वो 2 आएगा, लेकिन पूछा जा रहा है CV अपॉन CP, तो CV अपॉन CP की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर 4th नहीं 1st होगा। और आई होप कि आप इस धोखेधड़ी में नहीं फंसे होंगे, आपका आंसर सही होगा। बहुत ही चालाकी से उसने थोड़ी सी लैंग्वेज बदली। गामा तो निकालना ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग क्लास में करवाते हैं, कई टेस्ट में आता है, और उसको उल्टा पूछ दिया, CV अपॉन CP पूछ दिया। गामा CP अपॉन CV होता है बच्चों, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये फॉर्मूला दिया है, यहीं से PV की पावर गामा है,
और इसमें थोड़ा सा टी दे दिया था, तो गैस इक्वेशन से हम लोग हटा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। एक गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर बना लिया और इसका रेजिस्टेंस 60 ओम है और इसमें से करंट 20 मिली एम्पियर की जा रही थी। ये 20 मिली एम्पियर की जा रही थी जब शंट नहीं लगा था। इसके बाद हमने इसमें एक शंट लगा दिया। शंट हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, तो डिफ्लेक्शन 4 मिली एम्पियर का हो जाता है। तो भाई गैल्वेनोमीटर तो वो डिफ्लेक्शन पड़ेगा ना जो करंट इसमें से जाएगी। जब शंट नहीं था तो टोटल 20 मिली एम्पियर की करंट जा रही थी, और जब शंट आ गया तो 4 मिली एम्पियर का हुआ, यानी 4 मिली एम्पियर की करंट गैल्वेनोमीटर से गई और बाकी 20 माइनस 4 यानी 16 मिली एम्पियर की करंट शंट से गई। शंट की वैल्यू बतानी है, तो ये दोनों पैरेलल में है, हम पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। 60 इंटू 4 मिली एम्पियर और बराबर शंट इंटू 16 मिली एम्पियर। तो ये मिली एम्पियर कट जाएगा। शंट बराबर हो जाएगा 60 इंटू 4 अपॉन 16। ये 4 चौको 16 और 15 चौको 60, 15 ओम का शंट होगा। आंसर थर्ड आ जाएगा। आंसर इज थर्ड। तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। ये क्वेश्चन कठिन नहीं था। ये इस फंडे पर बेस्ड है, एमीटर वाला, और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और इसी से ये क्वेश्चन बनाया गया है। यदि दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट, तो मेरे ख्याल से इससे सरल आपको क्वेश्चन नहीं मिल सकता है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट, ये होता है ए बी कॉस थीटा, और अगर ये आपस में लंबवत हैं यानी परपेंडिकुलर हैं तो थीटा बराबर 90 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर पहला हो जाएगा इसका। इससे सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एनसीईआरटी के इस पेज पर ये लिखा भी हुआ है, अगर दो ए डॉट बी 0 है तो ए और बी परपेंडिकुलर होते हैं। ये क्वेश्चन भी डिच वाला है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये मेरे पास वेलोसिटी दी गई है। तो अगर ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है और उसके नीचे है तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट है और निगेटिव है। वेलोसिटी निगेटिव है, ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, निगेटिव है और कांस्टेंट है। बट निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, वो किधर जा रहा है, कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन यानी dv बाई dt बराबर 0 होगा, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। इसका एक्सेलरेशन इज 0, और कई लोग इसको नेगेटिव लगा गए होंगे, तो जो लगा गए होंगे उनका तो भगवान ही मालिक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक्सेलरेशन बराबर dv बाई अपॉन dt का फंडा है, ये एनसीईआरटी के इस पेज पे दिया गया है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में आप जानते हैं कि फ्लूइड में हो सकता है, सॉलिड में नहीं हो सकता है, नंबर 1। लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन सबसे ज्यादा होता है, और इसमें फ्लूइड पार्टिकल खुद ही मूव करके हीट ट्रांसफर होता है। तो
पहला दिया गया है हीट ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये आंसर नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर होती हैं जब हीट जाती है, जैसे सन से एनर्जी धरती पे आती है, तो दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये रेडिएशन का एग्जांपल है, दिस इज रेडिएशन। और हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द पार्टिकल्स, तो वो पार्टिकल जोड़े हुए हैं, ड्यू टू समहाउ टेम्परेचर डिफरेंस हीट इज ट्रांसफरिंग। तो ये पहला वाला रेडिएशन था, दूसरा था कंडक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं विकिरण और इसको बोलते हैं चालन। और हीट ट्रांसफर बाय मूवमेंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, जैसे आप पानी को गर्म कर रहे तो नीचे वाला पानी ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन और संवहन। तो थर्ड इसका आंसर है। और हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स ओनली, तो ये कह रहे हैं कि सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होती है वो कन्वेक्शन के थ्रू होती है, तो सॉलिड में तो कन्वेक्शन होता ही नहीं है, तो सॉलिड वाला हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन नहीं होगा, वो तो हमेशा कंडक्शन ही होगा। या फिर बाहर जाएगा इन्वायरमेंट में, सॉलिड टू इन्वायरमेंट, वो रेडिएशन होगा। सॉलिड के अंदर कंडक्शन होगा, कन्वेक्शन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये लिखा है काले फ्लूइड्स में पॉसिबल है, एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर पॉसिबल इन ओनली फ्लूइड्स। इंडियन मीटर ब्रिज, ये एक्सपेरिमेंट का है, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट आप जानते हैं कि एक वायर होता है, एक अननोन रेजिस्टेंस होता है, एक स्टैंडर्ड नॉन रेजिस्टेंस होता है, गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट ले आते हैं, और ये L1 है और ये L2 है। L2 की वैल्यू 100 माइनस L होती है। तो इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट नल पॉइंट फॉर एन अननोन रेजिस्टेंस इज मेजर्ड। तो ठीक है, ये नल पॉइंट आ गया, तो हम लिखेंगे x अपॉन s इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो मान लीजिए ये नॉन पॉइंट L1 था और ये L2 था। अब देखिए, ये पहली सिचुएशन आ गई यहां तक की, मीटर ब्रिज को यूज किया गया और नल पॉइंट आ गया, और अगर L नाप लेंगे L1 L2 तो ये रेशियो आ जाएगा। L2 की वैल्यू 100 माइनस L होती है, तो ऐसे लिख देते हैं x अपॉन s बराबर L अपॉन 100 माइनस L। Unknown resistance is put inside the enclosure maintained a higher temperature। तो अब यहां पे किया ये क्या गया कि इसको हायर टेम्परेचर में रख दिया गया, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, देयरफॉर x की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। x की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये L भी बढ़ जाएगा, ये पॉइंट इधर की ओर शिफ्ट होगा, क्योंकि रेशियो मेंटेन करना है ना। तो x बढ़ जाएगा, x का अनुपात बढ़ेगा तो x वाली लेंथ भी बढ़ जाएगी, जाहिर है s वाली घट जाएगी। The null point can be obtained at the same point। हमें नल पॉइंट उसी जगह पे चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। इसको क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे? नहीं, डिक्रीज नहीं करेंगे। डिक्रीज करेंगे तब तो ये रेशियो और बढ़ जाएगा, तब L और बढ़ेगा, मुझे इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, दिस इज रॉन्ग। उसी जगह नल पॉइंट लाने के लिए हमें स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू और बढ़ानी पड़ेगी। इधर बढ़ाओगे, मान लो ये 10 था, वो 20 था, तो रेशियो 10:20 था। अब ये 12 हो गया, तो उसको अगर घटा दोगे तो रेशियो और बढ़ जाएगा, तो ये और राइट साइड में शिफ्ट करेगा, तो उसको भी बढ़ाओ जिससे वो मेंटेनेंस बना रहे।
तो ये पहला वाला गलत है और दूसरा वाला धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, तो मेटल का रेजिस्टेंस तो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता ही है, सब लोग जानते हैं, फॉर्मूला भी जानते हैं। सेकंड वाला सही है, तो इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो बढ़िया क्वेश्चन था, एक्सपेरिमेंट है। और सेकंड वाला जो पॉइंट था वो एनसीईआरटी में दिया है, तो उसी का पेज नंबर दिया गया है। पहला वाला स्टेटमेंट मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंटल स्किल से था। अब देखिए यहां पे कई बच्चे इसका रेजिस्टेंस 5 ओम दे देंगे, क्योंकि उनकी आदत है कि P और Q के बीच में रेजिस्टेंस निकालने की, लेकिन यहां पर B और C के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इधर B बनाइए, इधर C बनाइए, इसके बीच में 5 ओम है, तो यहां से बैटरी हम जोड़ देंगे और एक करंट ऐसे जाएगी, एक करंट ऐसे जाएगी, तो ऊपर 5 और 5 ऐसे बन जाएंगे और नीचे भी 5 और 5 ऐसे बन जाएंगे। तो BC के अक्रॉस लेंगे तो ये ब्रांच और ये वाली ब्रांच पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/10। तो 1/R इज इक्वल टू, ये 1/10 इसको 2/10 कर दिया, तो 4/10 हो जाएगा। R इज इक्वल टू 2.5 ओम। तो आंसर इसका थर्ड वाला होगा। तो बहुत बढ़िया था, बदल दिया था थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने, क्योंकि ज्यादातर P और Q के बीच में पूछते हैं, तो व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा। P और Q वाला भी देख लीजिए, P और Q के बीच में कैसे बनेगा। तो P से अगर यहां लेंगे तो ये ऐसे जाएगा C तक, ये C आ गया, और C से ये 5 ओम Q तक जाएगा, और P से A और B एक ही बात है, ये B तक जाएगा 5 ओम, और B से D तक फिर जाएगा, और ये 5 ओम आ गया, और इस बार ये बेकार हो जाएगा, तो 5 ओम इसका आंसर आ जाएगा। बट पूछ दिया गया B और C के बीच में, तो आंसर 2.5 ओम है। चलिए लास्ट देखिए, बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन है, और दोनों ही स्टेटमेंट इसके 45 के सही हैं। किसी भी मोशन को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बांटा जा सकता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग यही करते हैं। और फ्री वेक्टर जो होता है वो अगर इसको शिफ्ट करोगे तो वो चेंज नहीं होगा। ये एनसीईआरटी की दोनों लाइनें हैं, ये मोशन इन प्लेन में दिया है, ये वेक्टर की डेफिनेशन में नीचे हमारे पास पॉइंट दिया है, उससे लिखा गया है। फ्री वेक्टर, स्लाइडिंग वेक्टर उसमें समझाया गया है, वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो बहुत ही बीच वाली लाइन से उठाया गया था, 43 का सेकंड आंसर है। ये आप जानते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का सेमी इंपेरिकल फार्मूला होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻50 और मास नंबर की पावर 1/3। तो सेकंड वाला ऑप्शन सही है, और बाकी थोड़ा कंफ्यूज कराया गया है। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर की पावर 2/3। ये सीधे सीधे देख के ही स्टूडेंट बता देंगे, इसका सेकंड वाला सही है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस पेज नंबर पे ये फॉर्मूला भी दिया गया है, और मास नंबर होता है ये न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए। नेक्स्ट आइए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये इस साल के पेपर से है। कहते हैं बोर्स की क्वांटम कंडीशन मेंटेन हो, बोर क्वांटम कंडीशन इज वैलिड
तो बोर क्वांटम कंडीशन ये होती है एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, ये होती है। और साथ में कहा कि ये जो न्यूक्लियस पर बल लग रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में चल रहा है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू आर की पावर एक्स, आर की पावर एक्स। तो बताइए कि आर एन पे कैसे डिपेंड करता है। तो बोर क्वांटम कंडीशन लगाने का मतलब यही है कि यहां जो V आया है, यहां से वैल्यू उठाओ और रख दो, बस और कुछ नहीं करना। तो यहां से V बराबर आ जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई अपॉन एम इंटू आर, और बस यही हम वैल्यू रख देंगे। तो एम बाई आर और V की जगह रख देंगे V स्क्वायर, है ना, तो V एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू K टाइम्स आर की पावर एक्स। अब देखो, खाली बाकी सब तो कांस्टेंट है, खाली एन और एक्स को देखो। तो आर की पावर एक्स प्लस 3, ये आर की पावर एक्स थी, ये आर है, ये आर स्क्वायर पहुंच गया, तो राइट हैंड साइड में आर क्यूब हो जाएगा। आर की पावर एक्स प्लस 3 बराबर प्रोपोर्शनल टू इधर एन स्क्वायर है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 2 अपॉन एक्स प्लस 3 आ गया। तो ये मेरे पास थर्ड वाला आंसर आ गया। इसी टाइप का ये क्वेश्चन था। तो पेपर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और कोई डाउट हो तो भी कमेंट कर दीजिएगा। आई विल मस्ट आंसर यू। आपका सिलेक्शन इस साल बहुत जरूरी है, और पेपर इस बार का FST का 26 लेवल के लगभग बराबर ही था, और अगर आपके नंबर 150 तक आ जाते हैं तो बहुत अच्छा माना जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट पेपर। जुटे रहिए। न्यूलाइट में आपको हर तरह के पेपर मिलेंगे। हो सकता है अगला पेपर काफी इजी हो सकता है इससे तब भी। थैंक यू।